आज का हमारा विषय है साहित्य, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा के दौर में साहित्य की प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम साहित्य का अर्थ। साहित्य की जो एक शुरुआती परिभाषा हमें संस्कृत वाङ्मय में मिलती है कि हितेन सह सहितम। हितेन सह सहितम और साहित्यस्य भाव साहित्यम। ये दो बातें हमें संस्कृत वाङ्मय में मिलती है। हितेन सह सहितम यानी जहाँ हित का, कल्याण का भाव हो वो सहित है, और सहितस्य भाव साहित्यम, जहाँ सहित का भाव हो यानी ऐसी रचना जिसमें जन कल्याण की, लोक मंगल की भावना हो, वह साहित्य है। साहित्य को संस्कृत में काव्य भी कहा गया। काव्य के बारे में संस्कृत के एक प्रसिद्ध काव्यशास्त्री आचार्य भामे परिभाषा देते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्य वह रचना है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव हो, दोनों की समान उपयोगिता हो। अगर हम दूसरे विषयों से साहित्य की तुलना करें तो दूसरे विषयों में अधिकतर हमें कारण कार्य संबंध मिलेंगे। अगर हम गणित को देखें तो गणित में जो सामान्य गणितीय सूत्र हैं, जोड़ बाकी वगैरह हैं, योग हैं, उनमें एक निश्चितता का भाव होगा। 2 और 2 हमेशा 4 होंगे। लेकिन अगर साहित्य की बात करें, अगर निदा फाजली के शब्दों की बात करें तो फाजली साहब ये कहते हैं कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो ये जो नादानी और समझदारी का घालमेल है, यही साहित्य है। और साहित्य का जो उद्देश्य है, जो इसके शब्दार्थ से हमें ज्ञात होता है कि हितेन सह सहितम, जहाँ हित का, जहाँ कल्याण का भाव होगा वही साहित्य होगा। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास हमें ये बताता है कि पहले जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं का कालक्रम क्या रहा, उनके कारण परिणाम क्या रहे। इस तरह कारण कार्य संबंधों की व्याख्या इतिहास में की जाती है। लेकिन इतिहास की अगर किसी घटना को हम साहित्य में ले लें, जैसे एक घटना रानी पद्मावती की, इतिहास हमें बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के, मेवाड़ के शासक का युद्ध हुआ था, राणा रतन सिंह का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर ली थी। ये इतिहास कहता है। तो इतिहास हमें सिर्फ इस बात की जानकारी देता है कि युद्ध क्यों हुआ था, उसके कारण क्या रहे, उसका परिणाम क्या रहा। लेकिन जब यही घटना साहित्य में आई, जब यही घटना लोक काव्य में आई, तो जायसी ने इसके स्वरूप को बदल दिया। जायसी ने पद्मावत की रचना की। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों को अगर हम देखें तो उनमें से अधिकतर में रानी पद्मावती का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने उस रानी पद्मावती को आधार बनाकर अवधि का महाकाव्य लिख दिया। और उसकी शुरुआती पंक्ति में वो लिखते हैं, मानुष प्रेम भयउ बेकुंठी, ना हित काह छार बरी मूठी। यहाँ ऐतिहासिक युद्धों का महत्व नहीं है, यहाँ महत्व है मानुष प्रेम का, मानवता का, मनुष्यता का। ये भाव हमें साहित्य में देखने को मिलता है। सिर्फ साहित्य ही ऐसा विषय है जो ये बताता है कि क्या होना चाहिए। दूसरे किसी भी विषय की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो ये बताते हैं कि अगर ये क्रिया होगी तो ये प्रतिक्रिया होगी। अगर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तो H2O बनेगा, जल बनेगा विशेष परिस्थितियों में। लेकिन साहित्य हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए। साहित्य ये बताता है कि मानव के लिए क्या उपयोगी है, और साहित्य हमें अच्छे की ओर ले जाता है। इसलिए साहित्य का महत्व है। साहित्य की परिभाषा हम ये पढ़ चुके हैं, हितेन सह सहितम। इसके अलावा
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। मानव जीवन ने अपने इतिहास में, अपने वर्तमान में जिन जिन विषयों का अध्ययन किया, जिन जिन विषयों में ज्ञान प्राप्त किया, वो सब साहित्य है। साहित्य अंग्रेजी में लिटरेचर कहलाता है। इस बारे में मैं थोड़ा विषयांतर करते हुए बताना चाहूँगा कि आमतौर पे हमारे जो महाविद्यालयों में बच्चे होते हैं, स्नातक की डिग्री लेते हैं, बैचलर की, उसके बाद में एमए, स्नातकोत्तर, उसके बाद में अगर पढ़ना चाहें तो एमफिल है, रिसर्च की डिग्री है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, जो दर्शन से संबंधित है। दर्शन ज्ञान की अगली अवस्था है। ज्ञान में हम किसी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शन हमारी समझ से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी का जो शब्द है फिलॉसफी, उसी से शब्द बना फलसफा, जिसका अर्थ है समझ। तो एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी अपनी समझ को विकसित करने वाली एक डिग्री। उसके आगे की डिग्री बात करें हम तो वो है पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। और उस फिलॉसफी से अगर आगे जाएं हम, क्योंकि फिलॉसफी एक समझ है जो हमें ये बताती है कि इस संसार की जो मूलभूत बातें हैं वो किस तरह की हैं, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये समझ फिलॉसफी की है। उससे ऊपर जाएं तो एक डिग्री मिलेगी डी.लिट, डॉक्टरेट इन लिटरेचर। और ये सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी या भाषाओं से संबंधित नहीं है, ये किसी भी विषय से हो सकती है। डी.लिट इन केमिस्ट्री, डी.लिट इन बॉटनी। तो ये साहित्य है, डॉक्टरेट इन लिटरेचर। और ये साहित्य मूल रूप से उसी कल्याणकारी भावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी विषय हैं उन सब का एक ही उद्देश्य होगा, मानव का कल्याण करना। तो यही कल्याणकारी भावना हमें साहित्य में दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम कि ऑनलाइन शिक्षा के दौर में साहित्य किस प्रकार से उपयोगी है। आज सूचना और तकनीकी क्रांति के दौर में हर तरह की जानकारी हमें गूगल पर उपलब्ध मिलती है। हजारों तरह के सोशल साइट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करें, ये हमें साहित्य बताता है। साहित्य मानव जीवन को आगे बढ़ने की, मानव जीवन के कल्याणकारी भावों की कामना से प्रेरित होता है। एक छोटा सा उदाहरण, हम बात करें किसी कहानी की। मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। उस ईदगाह में एक 5 साल का बच्चा है हामिद, और उसकी बूढ़ी दादी है जिसका नाम है अमीना। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि साहित्य में जो कुछ है वो सच है या नहीं है। इस बात पे भी खूब चर्चा चली कि पद्मावत वास्तव में सच था या कपोल कल्पित कल्पना थी। इस बात पे भी चर्चा चलती है कि रामायण और महाभारत वास्तव में हुए थे या ये कवि की, लेखक की कल्पनाएं हैं। इतिहास में हमें पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन साहित्य सच्चा है या झूठा है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं ईदगाह कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ कि 5 साल का बच्चा ईदगाह मेले में जाता है, अनाथ बच्चा है, और मेले में खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसकी दादी अमीना 3 पैसे उसको देती है, और वो छोटा सा 5 साल का नासमझ बच्चा पैदल चलते हुए कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो ईदगाह तक, मेले वाले स्थल तक पहुंचता है। वहाँ वो खिलौनों की दुकान देखता है। उसके मित्र हैं नूरे, सम्मी, मोहसिन, ये सब खिलौने खरीदते हैं। फिर उसके मित्र तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने 3 पैसे बचा कर रखता है कि मैं कोई काम की चीज़ लूँगा। और अंत में वो एक लोहे के औजारों की दुकान पर जाता है और वहाँ से चिमटा लेकर आता है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब उसकी दादी रोटियां बनाती है तो उस दादी की अंगुलियां जल जाती हैं। कहानी का जो समापन है, हामिद अपने घर पहुंच गया, अपनी दादी के पास पहुंच गया,
दादी ने पूछा कि मेले से क्या लाया, मेले में क्या खाया। हामिद ने दादी को चिमटा दिखा दिया कि ये मैं मेले से लेके आया हूँ। दादी को एकदम से क्रोध आता है कि 5 साल का छोटा सा बच्चा, माँ बाप नहीं इसके, पूरे दिन भूख प्यास से तड़पता रहा और ये फालतू की चीज़ लेके आ गया। लेकिन जब बच्चा ये कहता है कि मैं जब खिलौनों की दुकान से गुज़रा, मैं जब मिठाइयों की दुकान से गुज़रा, तब वो सब चीज़ें मुझे बेकार की लगी, लेकिन जब मैं लोहे के औजारों की दुकान से गुज़रा तब मुझे याद आया कि जब मेरी दादी रोटियां बनाती है तो उसकी अंगुलियां जल जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा लेके आया। कहानी के अंत में बूढ़ी अमीना 5 साल के बालक की तरह रोने लगती है, और जो बालक है वो अपने आप में एक प्रौढ़ का किरदार अदा करता है अपनी समझ के बल पर। अब ये कहानी हो सकता है मुंशी प्रेमचंद ने किसी हामिद को कभी देखा ही नहीं हो, किसी अमीना से उनका कभी वास्ता न रहा हो, लेकिन जब एक बच्चा, एक पाठक इस कहानी को पढ़ता है तो उसके हृदय में जो संवेदना जागृत होती है वो संवेदनाएं झूठी नहीं हो सकती। यही साहित्य का महत्व है, यही साहित्य की प्रासंगिकता है, और यही साहित्य की सच्चाई है जो सच्चाई से भी कहीं अधिक बढ़कर है। धन्यवाद।